everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am come up with the next level of learning in which I am gonna choose or pick any formula which are mostly asked in the exam. Then I will explain you everything about it, like their definition, statement, application, and most importantly we solve one numerical also. So let's start. So today I am going to discuss about the first law of thermodynamics, which is the most important law of the thermodynamics. So without wasting a time, let's get started. So we start with the statement of thermodynamics, that is the first law of thermodynamics state that the total energy of an isolated system is constant. Energy can be transferred from one form to the another, but can neither be created nor be destroyed. So according to this law, the sum of the heat given to the system is used to change the internal energy, while the rest in doing work by the system. ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट के बारे में. बट बिफोर द थियोरेटिकल कैलकुलेशन करने से, इसके फॉर्मूले को जनरेट करने से पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ट्रांसफर मोड. एनर्जी ट्रांसफर मोड कौन सी होती है थर्मोडायनेमिक्स में? दो एनर्जी ट्रांसफर मोड्स हैं, दैट इज हीट एंड वर्क. ठीक है, ये दोनों ही हीट और वर्क जो रहते हैं ऑलवेज कंजर्व रहते हैं. इसका मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ठीक है, अब तीसरा टर्म यहाँ पे आया है इंटरनल एनर्जी. अब मुझे आप बताइए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है. तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और साथ में ऑफ द सिस्टम है. दैट रिफर्स द एनर्जी एसोसिएट विद द मॉलिक्यूल्स. सिंपली ये एक तरीके का इंटरनल एनर्जी जो है एक तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएट करती है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की. और ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? सिस्टम में जो अवेलेबल हैं. यानी कि इन दोनों में जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कौन कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टाइप की एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स के से एसोसिएट करती है, उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि स्टेट चेंज हो रहा है. ध्यान दीजिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है इसका मतलब कि स्टेट भी चेंज हो रहा है. अगर पोटेंशियल एनर्जी और अगर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, और वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो और नेग्लिजिबल ले लेंगे. तो इन दैट केस इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के सिर्फ इक्वल हो जाएगा. ऐसे तो वो किसका कॉम्बिनेशन था? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का. लेकिन अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो वो किसको इक्वल हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के. अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिकेट करता है किसके बारे में? चेंज इन टेम्परेचर को. तो चेंज इन टेम्परेचर को रेफर करता है. तो चेंज इन टेम्परेचर किसको एसोसिएट करता है? किसकी वजह से अकर होता है? उसकी वजह से क्या अकर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये सारी बातें सिंगल स्टेट के लिए हो रही है, जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं गैस स्टेट को. ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे डेल्टा यू जो होगा वो वर्क डन ऑन द सिस्टम मान लेते हैं या वर्क डन बाय द सिस्टम मान लेते हैं. अब हम W को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब W को कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़ होती है कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, और हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं डेल्टा एल, क्योंकि हम अलोंग दी लेंथ हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं. ठीक है, अब प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम. तो इस तरीके से हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा P डेल्टा V. अगर हम स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा P डेल्टा V. अगर हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो वो वर्क हो जाएगा PV. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द इक्वेशन बिकम. उससे पहले मैं इक्वेशन में बताती हूँ, उससे पहले आपको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ जिसको किसी को डाउट होगा. जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है. अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम ऑलवेज
यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे विथ पिस्टन, ठीक है। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ सिलेंडर है। तो इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या अवेलेबल है, गैस है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एनर्जी इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं, या सपोज इन दिस केस वी प्रोवाइड हेयर द हीट, तो वो हीट क्या करेगा, इस सिस्टम की दो स्टेजेस चीज़ों में चेंज लाएगा। पहला होगा कि चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और दूसरा क्या करेगा कि वर्क डन करेगा, यहाँ पे वर्क डन कर देगा। कैसे, जैसे हीट हम सप्लाई करेंगे गैस को तो वो एक्सपेंड होगी, पिस्टन भी मूव करेगा एक पर्टिकुलर लेंथ में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस तरीके से वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज इन हीट हो जाएगा इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U इंटरनल एनर्जी प्लस माइनस W इज वर्क डन। अब हमने यहाँ माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्क डन है उसका ऑलरेडी जो फॉर्मूला होता है वो माइनस PdV होता है, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। PdV होता है। तो अगर हम इस एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, प्रॉपर मतलब वर्क डन नेगेटिव में हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी से माइनस हो जाएगा, लेकिन हम पास प्लस करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे ताकि वो ऐड हो सके, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इफ वी अप्लाई एनी हीट टू द सिस्टम, इट विल कन्वर्ट टू फॉर्म ऑफ एनर्जी into two form of energy. First one is it can change the internal energy of the system, and second is work. So we can write the first law of thermodynamics as delta Q is equal to delta U plus P delta V, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें केस बन जाते हैं कि जैसे कि अगर हम कांस्टेंट हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले लें या कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं तो वर्क डन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, और जो हमारा चेंज इन हीट होता है, चेंज इन एनर्जी है, वो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो जाती है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, उस केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू डेल्टा V प्लस P डेल्टा V हो जाता है। तो ये टर्म आ जाता है जो कि इक्वल हो जाता है इंथैल्पी के, और वो चेंज इन इंथैल्पी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें थी इसके इक्वेशन के बारे में। अब हम वापस से अपने चार्ट पे आ जाते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देख लिया। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, इवेलुएट किया क्या कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, ये रीअरेंज फॉर्म है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था कि पिस्टन सिलेंडर है, उसमें हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो गैस जो है थोड़ा एक्सपेंड होगी, तो उस वजह से क्या होगा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो दोनों में इंटरनल एनर्जी जो होगी वो डिफरेंस U1 एंड U2 होगी, और सम अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो जो ये वर्क डन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होगा जो हीट एनर्जी अप्लाई करने के बाद जो सिस्टम जो है वो अप्लाई कर रही है पिस्टन पे, तो वो फॉर्मूला, वही वर्क डन हमें यहाँ से फॉर्मूले से मिलेगा, ठीक है। अब हम साइन की बात कर लेते हैं, साइन कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या क्या यूज़ होंगे, दैट इज़ व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब। हम पहली बात हीट की बात करते हैं, क्योंकि जब व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय the system, then we take Q is a positive, and when heat is rejected or given out by the system, we take Q as a negative, ठीक है। Next, when the work is done on the system, अब वर्क की बात कर रहे हैं। अब when the work done on the system by the surrounding, we take W as a positive, and when work done by the system on the surrounding, we take W एज अ नेगेटिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज करेगी, इसका मतलब जब व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, वी टेक डेल्टा U
as a positive quantity and positive, and when there is a decrease in the internal energy of the system then we choose delta U is negative. ठीक है, ये साइन याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन की. अब इसकी एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन है कई सारे सिस्टम्स पे है, जैसे कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन बॉइलिंग प्रोसेस, इन मेल्टिंग प्रोसेस. तो मैं कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे इन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हम वापस से पीपीटी पे आ जाते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि इट इज़ अ सिस्टम दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग. बेसिकली दिस इज़ द सिस्टम विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग. इसका मतलब क्या हो गया कि ना ही उसमें हीट फ्लो हो रहा है ना ही वर्क डन हो रहा है, यानी कि ना ही वर्क डन हो रहा है. तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे. तो उसका मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. ये हो गई आइसोलेटेड सिस्टम की. अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की. तो साइक्लिक प्रोसेस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, दिस इज द प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट स्टेट. इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी हमारा जो होता है साइक्लिक प्रोसेस में ज़ीरो होती है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू, तो ये ज़ीरो है तो ये हो गया डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिल गया डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हो गया. इट मीन्स कि हेंस द साइक्लिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो हीट इंजन में बहुत यूज़फुल होता है फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्ब हीट एंड परफॉर्म वर्क इन द साइक्लिक प्रोसेस. तो ये चीज़ें दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. आप बाकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग प्रोसेस मिलेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके लिमिटेशंस पे. तो बेसिकली तो लिमिटेशन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट व्हेनेवर द सिस्टम अंडरगो एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट ऑलवेज होल्ड सर्टेन एनर्जी बैलेंस. ठीक है, तो हाउ द फर्स्ट लॉ is failed to give the feasibility of the process, to explain the feasibility of the process or the change of state that is state that the system undergo. तो इसका मतलब there are few limitation. That is, first one is limitation of the first law of thermodynamics is that it does not say anything about the direction of the flow of heat. ठीक है, ये कोई भी डिटेल नहीं देता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. ठीक, इट डज नॉट से एनीथिंग वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी नहीं बताता है. देयर फिजिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है. फिर दूसरी पॉइंट ये है कि द रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. इन दिस case the reverse process is not possible. In actual practice the heat does not convert completely into the work, so it would have been possible to convert whole heat into the work. Then we could drive ship across the ocean by extracted heat from the water of the ocean. ठीक है, these are the limitation. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग याद रखनी हो चाहिए, इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ये मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम में फॉर्मूलेस में एक्सप्लेन करके बता दिया. ठीक है, सेकेंड हो गया इंटरनल एनर्जी इज़ द पॉइंट फंक्शन. इंटरनल एनर्जी के बारे में डिटेल है, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, ये एक पॉइंट फंक्शन है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है. इंटरनल एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, मास डिपेंडेंट होता है. और वाई द स्पेसिफिक एनर्जी इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जबकि स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है. और एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंडेंट अपॉन द मास होता है. फॉर ए आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. ये भी मैंने आपको बता दिया.
अब आ जाते हैं हम एक एग्जाम्पल पे, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल का कि एयर एट 100 kilopascal and 280 Kelvin is compressed steadily to 100 to 600 kilopascal and 400 Kelvin. The mass flow rate of the air is 0.02 kg per second and the heat loss of 16 kilojoule per kg occur during the process. Assuming that the change in kinetic energy and potential energy are negligible, determine the necessary power input to the compressor. So we simply do the energy balance on the system. Energy balance is W in is equal to m mass flow rate of the air, H2 minus H1 plus Q out. तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये गिवन डाटा दे रखा है स्टेज 1 पे प्रेशर P1 है जो 100 किलो पास्कल है, टेम्परेचर जो है 280 केल्विन पे, एयर की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो गिवन दे रखी है 280.13 किलो जूल पर सेकेंड। इसी तरीके से H2 दे रखा है 400.98 किलो जूल एट P2 600 किलो पास्कल एंड T2 400 किलो पास्कल। तो सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, जस्ट हमें पुट करना है फॉर्मूले में और फाइनली हमें मिल जाता है क्या, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर दैट इज़ 2.74 किलोवाट। तो इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन हमें साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से साइन वेरी करता है अगर ऑन टू सिस्टम होता है और आउट टू द सिस्टम होता है। तो ये सारी बातें थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।